Hello girls. Today we will discuss about the liabilities of an auditor, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है, लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। चलिए स्टार्ट लेते हैं। Liabilities are related to duties and duties are related to rights. If any auditor does not discharge his duties with due diligence and alertness, he can be held liable of the same. वो क्या बोल रहा है, देखिए कि जो लाइबिलिटीज़ होती है वो ड्यूटी से रिलेटेड होती हैं और जो ड्यूटीज़ होती हैं हमेशा राइट से रिलेटेड होती हैं एक ऑडिटर की। अगर कोई भी ऑडिटर कंपनी में अच्छे से काम परफॉर्म नहीं करता है, अगर अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल नहीं करता है और अपनी लाइबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल नहीं करता है, तो वो क्या माना जाएगा, वो उस चीज़ के लिए लाइबल माना जाएगा और उससे जो भी नेग्लिजेंस होंगी उसके लिए वो लाइबल होगा। ठीक है। बट इन एवरी सिचुएशन द ऑडिटर हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़ फॉर विच ही कैन बी हेल्ड लाइबल। लेकिन कुछ ही केसेस में जो क्या होगा, ऑडिटर लाइबल होगा। फर्स्ट इज लाइबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। जो लाइबिलिटीज़ होती है ऑडिटर की वो किसके कंसर्न में, किसके केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, उसके केसेस में। एंड द लास्ट इज लाइबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ अ कंपनी। और जो ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ हैं वो कंपनी के केस में क्या है, इन तीनों ही केसेस में हमें क्या पढ़ना है, ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ हमें पढ़नी है। स्टार्ट लेते हैं with the sole proprietorship concern. Liabilities of the auditor in case of sole proprietorship concern. अब सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के बारे में अगर हम पढ़ें तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जिसमें एक ही पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है। ठीक है, सोल मतलब समझ रहे हैं ना आपके, एक सिंगल पर्सन होगा जो क्या करेगा, बिजनेस में पैसा लगाएगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसके जितने भी रिटर्न्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, लॉस होंगे, वो सब खुद ही वो बियर करेगा। ठीक है। In case of a sole proprietorship concern, the auditor is appointed under a contract. सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में क्या होता है, जो ऑडिटर होता है एक अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। मींस उसका एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑडिटर के साथ। जो भी कोई पार्टी होती है जो कि ऑडिटर को अपॉइंट करती है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी काम लिखा होगा, सपोज करिए कि ऑडिटर के लिए कुछ एक काम लिखा हुआ है, वो अगर वो अपनी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर देगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है। हैंस हिज लाइबिलिटीज़ आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी, जैसे मैंने अभी बताया, जो ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ होंगी वो किससे डिटरमाइन होंगी, उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होंगी। If he does not do the work specified in the contract properly or is negligent in doing his work, then he shall be liable for the same toward his client. In reality, the boundaries of the liabilities of the auditor are very wide and mainly depend upon the nature of the business and scope of the work specified in the contract. इसमें क्या है, देखिए, जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में जो एक पर्सन होगा, ऑनर होगा बिजनेस का, वो ऑडिटर के साथ एक उसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा, जिसमें कि ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल करने के रिगार्डिंग, लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ऑडिटर की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। इन केस अगर ऑडिटर वो सारी जो ड्यूटीज़ हैं अच्छे से फुलफ़िल नहीं करता है, तो वो उसके लिए लाइबल भी होगा। किसको लाइबल होगा, जो क्लाइंट होगा। ठीक है, जो थर्ड पार्टी होगी हमारे पास, उसको लाइबल होगा। और जो ऑडिटर की जो ड्यूटीज़ होती हैं और लाइबिलिटीज़ होती हैं ना, वो बहुत ही वाइड होती हैं। वाइड मीन्स वो बहुत बड़ी होती हैं। ठीक, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, हमेशा बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर बिजनेस का नेचर स्मॉल है तो जो लाइबिलिटीज़ होंगी ऑडिटर की वो क्या होंगी, स्मॉल होंगी, छोटी होंगी। और अगर बिजनेस का जो नेचर है वो जो बिज़नेस का हमारा नेचर है वो अगर वाइड है, मीन्स बड़ा है, तो क्या होगा, जो हमारी ड्यूटीज़ होंगी ऑडिटर की वो हमेशा बड़ी होंगी और हमेशा ज़्यादा होंगी। ठीक है, और वो किस में स्पेसिफाइड किया जाएगा, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड किया जाए। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लाइबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के केस में जो ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ है वो कैसे देखिए लाइबल होगी।
In case of a partnership firm, also the appointment of the auditor is under a contract and his liabilities are also determined as per the contract. जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, सेम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है ऑडिटर के साथ, जिसमें पार्टनरशिप कंसर्न से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं, ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो सब मेंशन कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, एज इज़ द केस विद द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में होता आया है। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही if any specific provisions in relation to audit are contained in the partnership deed, the auditor is also responsible for compliance with the same। लेकिन देखिए, अगर इसके साथ ही कोई ऐसी पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसी बात कह दी गई है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, ऑडिटर को वो भी माननी पड़ेगी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड वो होती है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट हमारा मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ अ कंपनी। अब देखिए, कंपनी के केस में जो ऑडिटर की लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी। द पोजीशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटीज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और अ पार्टनरशिप कंसर्न। जो ऑडिटर की पोजीशन होती है कंपनी में, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से और पार्टनरशिप फर्म की कंसर्न से बिल्कुल डिफरेंट होती है। द कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस of the Companies Act 2013. Hence, his liabilities of the company can be divided into the following two parts. First is civil liabilities and second is criminal liabilities। जो कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी के केस में जो ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिविल लाइबिलिटीज़ एंड द अदर इज क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। तो आगे हम ये रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सिविल लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सिविल लाइबिलिटीज़, देखिए सबसे पहले इसमें सिविल लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइबिलिटीज़ फॉर नेग्लिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज़ फॉर मिसफिशियंस एंड द नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज़ टुवर्ड थर्ड पार्टी एंड द लास्ट इज लाइबिलिटीज़ अंडर द कंपनीज एक्ट। तो जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइबिलिटीज़ फॉर नेग्लिजेंस। देखिए, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है कि हमसे कोई गलती हुई है। ठीक है, हमसे कोई गलती हुई है, मींस ऑडिटर से कोई गलती हुई है काम को करते हुए। ठीक है, उसने अपना काम बहुत अच्छे से नहीं किया, पूरी क्वेश्चंस पूरे सिंसियरिटी के साथ नहीं किया, तो वो क्या माना जाएगा, नेग्लिजेंस माना जाएगा। ठीक है, मींस कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं कोई काम और वो हम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस हो जाएगा। उसका मीनिंग क्या नेग्लिजेंस का मीनिंग ये होता है। ठीक है, it is expected from the auditor that he will do his work with due caution, diligence, efficiency and sincerity, and will abide by the provisions of his contract with the client and the provisions of the company's act। वो क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर से ये हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने भी काम होते हैं ऑडिटर के, वो प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ करे, डिलीजेंस के साथ करे, एफिशिएंसी के साथ करे, सिंसियरिटी के साथ करे। ठीक है, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजंस लिखे होते हैं, रूल रेगुलेशंस लिखे होते हैं, वो अबाइड करे। अबाइड मीन्स होता है उसको फॉलो करे। ठीक है, it is clear that if the auditor does not abide by the above, he can be held guilty and can be held liable for his negligence। और ये उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाना चाहिए कि अगर ऑडिटर है, अगर वो प्रोविजंस और कोड ऑफ कंडक्ट को अवॉइड नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए वो गिल्टी लायबल होगा। और उसके लिए क्या है, वो नेग्लिजेंस, मतलब वो ये चीज़ वो खुद मानेगा कि हाँ उससे नेग्लिजेंस हुआ है और वो इस चीज़ के लिए गिल्टी होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइबिलिटीज़ फॉर मिसफिशियंस। देखिए, मिसफिशियंस का मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटीज़, मतलब काम को गलत तरीके से करना। मिसफिशियंस का मतलब बेसिकली ये होता है काम को गलत तरीके से हमने किया है, मतलब काम तो किया है लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, if any auditor does not do the duties entrusted to him or which arise due to his position, then he shall be held guilty of misfeasance।
ऑन दी अदर हैंड डूइंग प्रोहिबिटेड टास्क ऑल्सो अमाउंट्स ऑफ मिसफिशियंस। देखिए अगर कोई काम है किसी पोजीशन का फ़ायदा उठा के अगर हमने कोई काम जैसे पावर का फ़ायदा उठा लिया है या फिर कोई गलती से हमसे मिसफिशियंस हो गया है, ठीक है, या कोई ऐसा काम था जो प्रोहिबिटेड था और हमने वो कर दिया है। जैसे कभी कभी कहीं जैसे लिखा होता है कि यहाँ मत थूकिए या कुछ भी, रोड पे मत इस तरह से मत चलिए, और अगर हम वो चीज़ कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ पहले क्लियर थी कि ये चीज़ नहीं करनी है और हमने वो चीज़ करी, तो दैट इज़ कि वो हमने मिसफिशियंस किया, ठीक है। अब देखिए मिसफिशियंस में और नेग्लिजेंस में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस एंड मिसफिशियंस। इफ if the auditor does not dispense his duty exercising full cautions, intelligence and honesty, he shall be guilty of negligence। देखिए अगर कोई ऑडिटर अपना काम प्रॉपर क्वेश्चन के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, मतलब पूरी होशियारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो किसके लिए लाइबल होगा? नेग्लिजेंस के लिए लाइबल होगा। ऑन दी अदर हैंड, और इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर हम मिसफिशियंस की बात करें, misfeasance includes fully or partially not doing any task or fully or partially not doing any prohibited task। मतलब अगर हम मान लीजिए कि हमें कोई काम मिला है, अगर या तो हमने वो काम पूरा ही नहीं किया या हमने वो काम आधा किया और आधा भी हमने क्या किया, वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो वो होता है मिसफिशियंस। इन नेग्लिजेंस द वर्क इज completed बट नॉट विद ड्यू cautions and on honesty, whereas in the case of misfeasance the work is totally or partially not completed। negligence के केस में क्या होता है? हमारा काम पूरा तो होता है लेकिन क्या होता है, वो पूरे प्रॉपर हमने cautions और honesty के साथ नहीं किया होता। लेकिन misfeasance के केस में क्या होता है, काम तो ना ही वो काम पूरा तो मतलब टोटली और पार्शली वो पूरा नहीं हुआ एक तरह से, हम इसलिए उसको हम मिसफिशियंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइबिलिटीज टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज। अब देखिए थर्ड पार्टीज के टूवर्ड्स जो ऑडिटर की लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं। हेयर बाय थर्ड पार्टीज वी आर रेफरिंग to individuals and organizations such as the company's creditor, debenture holders, buyers, sellers, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। जो थर्ड पार्टी, यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्टी का मीनिंग है बेसिकली वो क्या है? थर्ड पार्टी मतलब क्या चीज़ है? थर्ड पार्टी को हम कौन कौन क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसमें? देखिए फर्स्ट इज क्रेडिटर, कंपनी के कोई भी क्रेडिटर हो गए, डिवेंचर होल्डर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, जो भी मतलब कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, बायर्स हो गए, सेलर्स हो गए, ठीक है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब क्या हो गए? एक थर्ड पार्टी के रूप में हम उनको मानते हैं। ऑल ऑफ देम यूजुअली एंटर into transactions with the companies relying upon the audited accounts of the company। ये सभी क्या होते हैं? एक तरह से कंपनी के ट्रांजेक्शन्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो और चाहे वो इनडायरेक्टली हो, बट ये इन्वॉल्व तो होते ही हैं कंपनी में। इफ ड्यू टू एनी नेग्लिजेंस और मिसफिशियंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर any of these parties suffer a loss, then the auditor cannot be held liable for the same। देखिए अगर ऑडिटर की तरफ से थर्ड पार्टी, जैसे जो मैंने बताया ना अभी, डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, बायर, सेलर, इन सबको कोई भी मिसगाइड, किसी भी चीज़ के लिए मिसगाइड किया गया है, ठीक है, या उसको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है और जिससे क्या हुआ है, उस थर्ड पार्टी को लॉस सफ़र करना पड़ा है, तो क्या होगा? इस केस में ऑडिटर लाइबल होगा, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी को लॉस सफ़र करना पड़ा है वो उसको बियर करना पड़ेगा और उसको ही पे आउट करना पड़ेगा, ठीक है। In the absence of a contract between the two, why should the auditor be liable toward the third parties? However, if the auditor commits any fraud, then he will be liable toward the third parties। And also from a moral point of view the auditor is liable toward third parties। मतलब अगर इस तरह का कोई फ्रॉड होता है, कोई भी केस होता है, तो क्या होगा? जो थर्ड पार्टी जो ऑडिटर होगा वो थर्ड पार्टी के लिए प्रॉपर लाइबल होगा, ठीक है, वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता, और उसको जो भी ऑडिटर की वजह से, ऑडिटर के किसी झूठ की वजह से या किसी फ्रॉड की वजह से अगर थर्ड पार्टी को कोई लॉस सफ़र करा होगा उसने, तो वो उसको बियर करेगा ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। अब देखिए कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनीज के टूवर्ड जो लाइबिलिटीज है वो ऑडिटर की, वो क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इफ द ऑडिटर मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट
ठीक है। रॉन्ग स्टेट में हम क्या इंक्लूड कर लेते हैं, अनट्रू स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, देन ही शैल बी लायबल फॉर द सेम एंड शैल हैव टू मेक गुड द डैमेजेस suffered by all the people who invested in the shares or debentures of the company or on the basis of prospectus and a result suffered a loss। देखिए, अगर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग अगर ऑडिटर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दे देता है किसी भी थर्ड पार्टी को, ठीक है, या फिर कंपनीज के प्रोस्पेक्टस पे। कंपनीज के प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस वही होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टस में ही कंपनी के बारे में गलत जानकारी होगी, ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी होगी, जो इन्वेस्टर्स होंगे हमारे, उनको भी गलत जानकारी मिलेगी कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़कर, मिलेगी ना। तो उससे अगर किसी भी तरह का कोई लॉस होता है, कोई डैमेजेस होता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है थर्ड पार्टी को या शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, या कंपनी के किसी भी मेंबर को, तो उसके लिए कौन लायबल होगा, उसके लिए ऑडिटर लायबल होगा। ये ऑडिटर की लायबिलिटी मानी जाती है उस केस में, ठीक है। अगर उसने कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट दी है या उसने कुछ मिस स्टेटमेंट दी, अगर उसने कुछ गलत बोल दिया या फिर उसने कुछ कम बोला या कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोल दिया, तो उस केस में कौन लायबल होगा, ऑडिटर लायबल होगा। ओके, द ऑडिटर विल बी लायबल ओनली व्हेन, और ऑडिटर कब लायबल होगा, इट हैज इशूड सर्टेन अनट्रू स्टेटमेंट विच हैव बीन इंक्लूड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनीज। वो तभी लायबल होगा जब वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा, गलत स्टेटमेंट देगा, और जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं थी, ठीक है, तब वो लायबल होगा। द पीपल परचेजिंग द शेयर्स और डिवेंचर डिड सो रिलाइंग अपॉन द स्टेटमेंट एंड एज अ रिजल्ट द इन्वेस्टर सफर्ड अ लॉस, और वो तब लायबल होगा जब पीपल्स को, जो लोग हैं हमारे, उनको इन्वेस्ट मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस सफ़र करना होगा, या फिर शेयर डिवेंचर परचेज करेंगे तो उनको क्या हो करना पड़ेगा, लॉस सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ऑडिटर होगा उसी केस में लायबल भी होगा। सो ये थी हमारी लायबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर।